जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजित नेगी। डिफेंस डायरी के अंक में बात एक और महायोद्धा की, एक ऐसे महावीर की जिसने 1971 के युद्ध के दौरान अपने लड़ाकू विमान से दुश्मन के ठिकानों पर भीषण गोलाबारी की और दुश्मन की गोलाबारी की चपेट में आने के बावजूद अपने विमान को सुरक्षित उतारने में कामयाबी हासिल की। बात करेंगे इस महायोद्धा की वीरगाथा की, लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। ऐसी खबरें जो तीनों सेनाओं की ताकत को बढ़ाती हैं, उसके हौसले को बढ़ाती हैं। पहली खबर भारतीय सेना से जुड़ी हुई है। भारतीय सेना ने हाल में ही हुई अपनी कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। बदलते दौर में सेना की बदलती भूमिका को देखते हुए, चुनौतियों को देखते हुए कई फैसले लिए गए। इसमें एक बड़ा फैसला सेना की वर्दी और रैंक को लेकर किया गया। इस फैसले के तहत अब सेना में ब्रिगेडियर से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल रैंक तक के अधिकारी एक तरह के रैंक पहनेंगे, एक तरह की ड्रेस पहनेंगे। पहले सभी अधिकारी अपनी यूनिट, अपने जिस रेजिमेंट में भर्ती होते थे उस रेजिमेंट से जुड़े जो उनके वर्दी और रैंक का जो अलग अलग कलर होता था उस तरह से पहनते थे। लेकिन अब सेना ने एक इस फैसले के तहत ब्रिगेडियर से लेकर ऊपर के सभी अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल तक के अधिकारियों को एक तरह के, एक रंग के रैंक पहनने का आदेश जारी किया है। इसके पीछे बड़ी वजह सेना में एक रूपता लाना और सीनियर स्तर पर सेना में एकजुटता को दिखाना है, जिससे कि ये संदेश न जाए कि सीनियर अधिकारी किस रेजिमेंट से हैं, किस यूनिट से हैं, उनमें एक रूपता नजर आए, एकता नजर आए। तो एक बड़े फैसले के तहत सेना ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसी तरह से अब हाल में सेना ने अपने अधिकारियों की, जवानों की ड्रेस को आधुनिक बनाया। उसे मौजूदा दौर में चाहे मौसम से जुड़ी चुनौतियां हों, चाहे दूसरी चुनौतियां हों दुश्मन के खिलाफ, उनको देखते हुए उस ड्रेस के कलर को, उसके फैब्रिक को बदला और अब ये फैसला किया गया कि ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के अधिकारी एक तरह के, एक कलर के रैंक और दूसरे तरह की चीज़ें पहनेंगे। एक और बड़े फैसले की बात कर लेते हैं। सरकार अब लगातार भारत को खासतौर से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही अब एक बड़े निर्यातक के तौर पर आगे बढ़ा रही है और इसी फैसले के तहत मोदी सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। अब विदेशों में जो सैन्य अधिकारी मिलिट्री अटैचे के तौर पर, डिफेंस अटैचे के तौर पर पोस्टिंग पर होते हैं, उनकी भूमिका में बदलाव किया जा रहा है। पहले वो देश के लिए आयात करने के, हथियार आयात करने की भूमिका के तौर पर अलग अलग एम्बेसीज में तैनात होते थे, वहाँ पर डिफेंस अटैचे, मिलिट्री अटैचे के तौर पर काम करते थे। लेकिन अब उनकी भूमिका में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो कैसे भारत में बने हथियारों को दूसरे देशों में, मित्र देशों में कैसे निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं, उस पर ज़्यादा उन्हें ध्यान देना होगा। और इसके साथ ही अब ऐसे देशों में ज़्यादा बड़ी संख्या में मिलिट्री अटैचे, डिफेंस अटैचे की नियुक्ति की जाएगी। खासतौर से अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पर भारत को निर्यात के तौर पर संभावनाएं नजर आ रही हैं। खासतौर से अगर हाल के दिनों में हम बात करें, अर्मीनिया को ब्रह्मोस मिसाइल देने की बात की जा रही है। इसी तरह से फिलीपींस और दूसरे मित्र देशों को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल निर्यात की बात चल रही है, जो सऊदी अरब के देश हैं। इसके अलावा चाहे भारत में बने ध्रुव हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की बात की जाए, दूसरे रक्षा उपकरणों की बात की जाए, लगातार भारत निर्यातक के तौर पर अपने रक्षा साजो सामान को मित्र देशों को दे रहा है। और इसी दिशा में रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने सैन्य अधिकारियों को मिलिट्री अटैचे के तौर पर, डिफेंस अटैचे के तौर पर अलग अलग एम्बेसीज में जो तैनाती की गई है, उनकी भूमिकाओं को में बदलाव करते हुए उन्हें अब भारत में बने हथियारों को मित्र देशों में किस तरह से निर्यात को बढ़ाया जाए, इस पर जोर दिया गया है। और ऐसे खासतौर से ऐसे देशों में, चाहे बात ब्रिटेन की जाए, अमेरिका की जाए, या जहाँ पर रूस की जाए, जहाँ पर बड़ी संख्या में पहले मिलिट्री अटैचे की तैनाती होती थी, और ऐसे देश जहाँ पर भारत
के इस तरह के सैन्य अधिकारी तैनात नहीं होते थे। अब उस संख्या में भी बदलाव किया जा रहा है, यानी कि ऐसे देशों पे जहाँ पर अब निर्यात की संभावना नहीं है, वहाँ से इन अधिकारियों को ऐसे देशों में ज़्यादा पोस्टिंग दी जाएगी जहाँ पर निर्यात की संभावना है। चाहे बात हम मिडिल ईस्ट की कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया की कर रहे हैं। तो एक बड़ा फैसला रक्षा मंत्रालय के का लिया गया है, जिसके तहत किस तरह से अब भारत को एक निर्यातक, देश के रक्षा क्षेत्र में बड़ा निर्यातक बनाया जाए, इस एक बड़ा कदम उठाया गया है। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, खासतौर से सेनाओं में जिस तरह से महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है, चाहे सैनिक के तौर पर हो, अधिकारियों के तौर पर हो, तीनों सेनाओं में लगातार महिला अधिकारी, महिला सैनिक अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं। चाहे वायुसेना में लड़ाकू पायलट के तौर पर हों, सेना में अब कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर, अब आर्टिलरी जैसी यूनिट में उन्हें भूमिका दी जा रही है। इसी दिशा में सरकार एक बड़ा फैसला करने जा रही है। अगले साल होने वाली राजपथ, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इस कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान तीनों सेनाओं और अलग अलग जो टैब्लूज होंगे, उसमें पूरी तरह से नारी शक्ति का प्रदर्शन होगा। यानी कि चाहे फ्लाई पास्ट की बात की जाए, चाहे टैब्लूज की बात की जाए, और दूसरे जो परफॉर्मेंस होते हैं इस कर्तव्य पथ पर, उस दौरान तीनों सेनाओं में जो महिला सैनिक हैं, अधिकारी हैं, उनको इसमें शामिल किया जाएगा और कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड को पूरी तरह से नारी शक्ति को समर्पित किया जाएगा। इसका प्रस्ताव तीनों सेनाओं को भेजा गया है, जो अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको भेजा गया है। और अगले साल जब कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी की परेड होगी, उस दौरान कर्तव्य पथ पर पूरी तरह से नारी शक्ति, तीनों सेनाओं की महिला अधिकारी, जवान के अलावा पैरामिलिट्री, टैब्लूज और अलग अलग जो झांकियाँ होंगी, उसमें पूरी तरह से महिलाएं शामिल होंगी। इस तरह से पहली बार देश के आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा का जो वक्त हुआ है, उसमें पहली बार ऐसा होगा जब कर्तव्य पथ पर कर्तव्य पथ पर जो 26 जनवरी की परेड होती है, उसमें पूरी तरह से नारी शक्ति नजर आएगी। डिफेंस डायरी में बात अब लेफ्टिनेंट कमांडर संतोष कुमार गुप्ता की। नौसेना के इस युवा अधिकारी ने 1971 के युद्ध के दौरान अपने सी हॉक विमान से दुश्मन के ठिकानों पर भीषण गोलाबारी की। दुश्मन की गोलाबारी में चपेट में आने के बावजूद इसने अपने विमान को सुरक्षित INS विक्रांत पर उतारने में सफलता हासिल की। बात करेंगे इस युवा अधिकारी की वीरता की। लेफ्टिनेंट कमांडर संतोष कुमार गुप्ता का जन्म देहरादून उत्तराखंड में हुआ। 21 दिसंबर 1936 को इनका जन्म हुआ। देहरादून में शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई, दून स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद नौसेना में शामिल हुए। साल 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान INS विक्रांत से संचालित होने वाली नौसेना की एयर स्क्वाड्रन के कमांडिंग अधिकारी थे। उस वक्त INS विक्रांत पर सी हॉक विमान तैनात थे, जो लगातार दुश्मन के ठिकानों पर INS विक्रांत से उड़ान भरने के बाद दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना रहे थे। कमांडिंग अधिकारी के तौर पर लेफ्टिनेंट कमांडर संतोष कुमार गुप्ता अपने सी हॉक विमान से लगातार दुश्मन पर निशाना लगा रहे थे। इस दौरान INS विक्रांत के संचालन का करते हुए उन्होंने करीब 11 से 12 बार सफल उड़ान भरते हुए दुश्मन के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में सफलता हासिल की। 9 दिसंबर 1971 को से लेकर अगले कई दिनों तक लेफ्टिनेंट कमांडर गुप्ता ने अपने सी हॉक विमान से दुश्मन के अलग अलग ठिकानों पर भीषण गोलाबारी की। दुश्मन की गोलाबारी से के दौरान वो कई बार दुश्मन की गोलाबारी की चपेट में आते होते बचे, लेकिन करीब 11 से 12 बार जब वो अपने INS विक्रांत, जो उस वक्त देश का विमान वाहक युद्धपोत था, उस पर उससे लगातार वो और उनके साथी दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना रहे थे, उसी दौरान उनका विमान दुश्मन की गोलाबारी की चपेट में आ गया, क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर अपने दूसरे साथियों को लगातार वो निर्देश देते रहे और अपने विमान को भी उन्होंने बचाने की कोशिश की। इस दौरान भारी गोलाबारी के बीच उनका विमान क्षतिग्रस्त हो गया। इस बीच उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया और वो लगातार अपने मिशन में लगे रहे। किसी तरह से उनकी कोशिश थी कि वो दुश्मन की गोलाबारी की चपेट में से बचते हुए वापस अपने विमान पर लौट पाएं, INS विक्रांत पर उनकी लैंडिंग हो जाए। और इस दौरान लगातार वो कोशिश करते रहे और आखिरकार उन्होंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से अपनी जो उनकी ट्रेनिंग थी और लड़ाकू विमान सी हॉक उड़ाने की जो उनकी ट्रेनिंग थी, उस पर उनकी जो महारत थी उसे दिखाते हुए उन्होंने
कामयाबी हासिल की। सीहॉक विमान को वापस आईएनएस विक्रांत पर लैंड कराने में उन्होंने सफलता हासिल की। इस तरह से उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने विमान क्षतिग्रस्त विमान को वापस आईएनएस विक्रांत पर लैंड कराने में सफल हुए। इस तरह से लगातार इस ऑपरेशन के दौरान जब वो आईएनएस विक्रांत युद्धपोत से दुश्मन के खिलाफ सीहॉक विमानों से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना रहे थे और वो उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे, इस पूरे मिशन के दौरान अकेले लेफ्टिनेंट कमांडर संतोष कुमार गुप्ता ने 2 दिन के अंदर करीब 11 खतरनाक मिशन को अंजाम दिया। 11 बार आईएनएस विक्रांत से उड़ान भरते हुए उन्होंने दुश्मन के अलग अलग ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में अहम भूमिका निभाई। न सिर्फ उन्होंने खुद 11 से 12 ऐसे सफल उड़ानें भरी, बल्कि अपने दूसरे साथियों को भी अलग अलग मिशन के लिए भेजा, उन्हें प्रेरित किया, उनका हौसला बढ़ाया और इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया। इस तरह से इस युवा अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर संतोष कुमार गुप्ता ने अपने इस युवा कार्यकाल के दौरान इस बड़े युद्ध में आईएनएस विक्रांत की इस ऑपरेशन में, इस एयर ऑपरेशन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विमान क्षतिग्रस्त होने के बावजूद, दुश्मन की गोलाबारी की सीधी चपेट में आने के बावजूद पूरे हौसले के साथ वापस उसे आईएनएस विक्रांत पर उतारने में सफलता हासिल की गई। उनकी इस वीरता, साहस और हौसले को देखते हुए इस युवा अधिकारी को उस वक्त के दूसरे सर्वोच्च सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से हमने डिफेंस डायरी में आपको बताया कि इस तरह से 1971 के युद्ध के दौरान युवा अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर संतोष कुमार गुप्ता ने एक महावीर का कारनामा कर दिखाया और इसीलिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तान के खिलाफ सबसे निर्णायक जीत हासिल की थी। इस जीत में लेफ्टिनेंट कमांडर संतोष कुमार गुप्ता जैसे कई महावीर महायोद्धाओं ने अलग अलग मोर्चों पर अपनी वीरता का परचम लहराया। डिफेंस डायरी के अलग अलग अंकों में हमने आपको ऐसे ही महावीरों की अनसुनी वीरता की कहानी सुनाई। डिफेंस डायरी में आज के लिए इतना ही। अगले अंक में बात एक और महायोद्धा की। जय हिंद।